सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि काफी सारी न्यूज एंड अपडेट्स मैं आपको वहां पर भी देता हूं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रह सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारे रिन्यूएबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से लगातार वारे रिन्यूएबल्स में गिरावट दिख रही है। अगर 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट करीब 72% से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। अब इस गिरावट की अगर रीजंस की बात करें तो कुछ रीज़न वारे रिन्यूएबल से रिलेटेड पर्सनल हैं, तो कुछ मार्केट का भी रीज़न है। तो सबसे पहले वारे रिन्यूएबल्स के पर्सनल रीज़न की बात करते हैं। सो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहले रिन्यूएबल सेक्टर में एक बड़ी बूम की वजह से, बड़ी बूम तो नहीं बोल सकते हैं बट बड़ी बूम एक्सपेक्टेशंस की वजह से रिन्यूएबल स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, जिसमें आपको वारे रिन्यूएबल्स का भी नाम देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वारे रिन्यूएबल्स ने 2023 के फाइनेंशियल ईयर में एक क्वार्टर ऐसा दिखाया था जहां पर इसके जो रेवेन्यू थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 350% से ग्रो किए थे। साथ में कंपनी ने 1:5 की रेशो में स्प्लिट दिया था और उसके साथ कंपनी ने प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी क्यू एन क्यू और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो मार्केट में उसके बाद वारे रिन्यूएबल्स में करीब 400% तक की तेज़ी देखने को मिली थी विद इन अ 6 मंथ। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वारे रिन्यूएबल्स के जो नंबर्स हैं वो क्यू एन क्यू बेसिस पे स्लिप होते हुए देखने को मिले, क्योंकि अब इतना बड़ा जो कंपनी ने बूम दिखाया अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, उसको हर क्वार्टर में मेंटेन कर पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जनरली अगर वो छोटी कंपनी तो वॉलेटिलिटी देखने को मिल ही जाता है। अब मार्केट को चाहिए था एक रीज़न मिल गया कंपनी के नंबर्स को देखकर, और इस वजह से मार्केट में गिरावट की शुरुआत देखने को मिली वारे रिन्यूएबल्स के स्टॉक में। अब उसके बाद मार्केट की अगर हम बात करें, लाइक स्टॉक मार्केट की, तो वहाँ पर भी एक मंदी सिनेरियो क्रिएट हो गई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की न्यूज़ हमें सुनने को मिली। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जितना गिरना था वारे रिन्यूएबल्स को, उससे थोड़ा ज़्यादा ही वो गिरता हुआ दिख गया। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर इसके पेग रेशो को देखें, लाइक प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो, जो कि हमें दिखाता है कि फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का जो करंट प्राइस टू अर्निंग है, यानी कि करंट जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है या फिर वो सस्ता है। तो पेग रेशो जब किसी कंपनी का 1 से ऊपर होता है तो मेनली उस कंपनी के वैल्यूएशन को एक्सपेंसिव हम मानते हैं। और वारे रिन्यूएबल्स की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर में ये काम करती है, तो फ्यूचर में ग्रोथ तो कंपनी को अच्छा मिल सकता है। तो उस ग्रोथ के हिसाब से मार्केट को लगता है कि इसका पेग रेशो 0.19 के हिसाब से ये सस्ती है। और अभी जो गिरावट पिछले कुछ टाइम में इसके वैल्यूएशन में भी हुई है, एक टाइम पे इसका जो पी था वो 250 के ऊपर था, बट अभी 45 के आसपास आ चुका है। और अगर देखोगे पिछले 5 साल के मीडियन पी को, तो एकदम उसके आसपास आ चुका है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज अगर देखें हम वारे रिन्यूएबल्स को, तो अट्रैक्टिव तो हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या व्यू है वारे रिन्यूएबल्स में, वो मुझे चाहो तो आप कॉमेंट में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है एसआरएफ लिमिटेड। अब एसआरएफ जो है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और पिछले कई टाइम से एसआरएफ के शेयर्स के परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक साइडवेज मूव हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो साइडवेज मूव है वो 2021 से हमें देखने को मिल रहा है। बट उसी पीरियड में अगर हम बाकी के केमिकल कंपनीज को देखें, लाइक आप वहाँ पर दीपक नाइट्रेट को ले लो, अल्का एलामेंस को ले लो, बालाजी एमाइंस को ले लो, तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो कभी कभी बोला जाता है ना कि रिटर्न्स ना बनना रिटर्न्स बनने के जैसा होता है। अभी देखो पिछले कुछ टाइम पे स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम कंपनीज तो नीचे हैं। अब इसमें कुछ कंपनी ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा गिरी नहीं है, जिसमें टीसीएस को ले लो। तो टीसीएस गिरी नहीं है, इसका मतलब टीसीएस ने आपको रिटर्न दिया है। क्योंकि अगर कोई कंपनी 40% का आपको लॉस दे रही है और वही कंपनी कोई 2% का आपको लॉस दे रही है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो खराब टाइम में 2% का लॉस आपके लिए प्रॉफिट हुआ ना, 40% के लॉस के मुकाबले। तो ये चीज़ को भी समझो कि जब मार्केट खराब रहता है तो वहाँ पर आपके पोर्टफोलियो ऐसा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ऐसी कंपनीज के साथ जो कि खराब मार्केट में उतना ज़्यादा नहीं गिरती। अब देखा जाए मैक्सिमम कंपनीज अभी आपको क्या दिख रही होंगी, अपने 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे दिख रही होंगी। बट वही अगर एसआरएफ की बात करें तो इसके 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज को देखोगे तो वो कितना दिखा रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज लगभग 240 बोल सकते हैं, 250 नहीं सॉरी 2400 से 2500 के बीच में। और वही इसके 50 डेज मूविंग एवरेज कितना दिख रहे हैं, 2600 के आसपास। और इसका स्टॉक देख लो, उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना है कि जब भी मार्केट आपको गिरती हुई दिखती है तो वहाँ पर कुछ कंपनी आपके पोर्टफोलियो में स्टेबल वाली भी होनी चाहिए, ताकि उस गिरावट में आपके पोर्टफोलियो की धज्जियाँ ना उड़ जाए
और इसी को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसआरएफ खरीद लो या टीसीएस खरीद लो। कहने का मतलब ये है कि कुछ कंपनी के चार्ट को भी आप एनालिसिस करके उसके बिजनेस को ट्रैक करके भी अपने पोर्टफोलियो को रख सकते हैं एक प्रॉपर सेफ्टी के लिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों वापस से हम आएंगे एसआरएफ पे। अब देखो एसआरएफ के नंबर जो हैं पिछले एक साल में आपको थोड़े वीक होते हुए देखने को मिले हैं पहले के कंपैरिजन में। लाइक इसके रेवेन्यू तो पहले ग्रो करते थे, प्रॉफिट्स में ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ कंपनी ने किया था क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के लो हुए थे इस वजह से। बट अभी कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमें 22% कम देखने को मिले हैं। बट फिर भी स्टॉक का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है एसआरएफ के इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं वापस टाटा पावर की। तो टाटा पावर से रिलेटेड दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज़ हमें सुनने को मिली। न्यूज़ ये था कि टाटा पावर की सब्सिडरी या फिर बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्सिडरी जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है ओएनजीसी के साथ, यानी कि ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन के साथ। अब इस ओएनजीसी के साथ उन्होंने जो नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया है उसके पीछे का क्या रीज़न है? टू एक्सप्लोर जॉइंट अपॉर्चुनिटी इन द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसको लेकर ऑलरेडी टाटा पावर की तरफ से कुछ टाइम पहले हमें कमेंट्री सुनने को मिला था। तो बेशक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव न्यूज़ हमें ज़रूर दिखती है अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डर होते तो। और उसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के पेग रेशो की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो इस कंपनी का अगर देखोगे तो वो आपको 1 से दिख रहा है, यानी कि फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से कंपनी का जो करंट प्राइस है वो थोड़ा सा प्राइस नहीं मतलब प्राइस टू अर्निंग वो हमें नीचे देखने को मिल रहा है। बट फिर भी अगर इस स्टॉक का परफॉर्मेंस नहीं है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले एक साल में इसके जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के ग्रोथ है उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिली है। देखो ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस का पार्ट है। लॉन्ग रन में कंपनी किस रफ्तार से ग्रोथ दिखा सकती है उसके बेसिस पे पेग रेशो डिसाइड होता है, ठीक है। और प्रेजेंट में नंबर्स वीक हैं इस वजह से स्टॉक भी वीक है, बट लॉन्ग टर्म में अगर स्टॉक का ग्रोथ रेट अच्छा रहा तो फिर ये जो करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो थोड़ा सा बोल सकते हैं अट्रैक्टिव रह सकता है उन सारे इन्वेस्टर्स को जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड करते हैं। तो इस वजह से अगर आप टाटा पावर के इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना और टाटा पावर को अच्छी तरह से रिसर्च और एनालिसिस कर लेना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक से रिलेटेड लगातार एक कमेंट आ रही थी कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक क्यों नहीं भाग रही है। तो गिरने का और ना भागने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के नंबर्स। अगर पिछले 3 साल में 5 साल में और 1 साल में इसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो वो आपको ज़रूर पॉजिटिव दिखेंगे, बट वही प्रॉफिट को देखोगे तो वहाँ पर आपको मसला कुछ और दिखेगा। मैक्सिमम कंपनीज का क्या होता है कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ रेट रहता है उससे ग्रोथ रेट प्रॉफिट का ज़्यादा रहता है, बट इस कंपनी के साथ उल्टा है। 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR अगर देखोगे तो वो है 13%, प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 10%। 3 साल का 17% रेवेन्यू ग्रोथ CAGR है, प्रॉफिट का -2% है। 1 साल का ज़्यादा ज़रूर है, बट इस चीज़ को उतना ज़्यादा वैल्यू मत करो क्योंकि पिछले अगर 3 साल का नेगेटिव ग्रोथ है, यानी कि 3 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था वो इस साल के प्रॉफिट से ज़्यादा ही है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि 35% का जो ग्रोथ है ये फिर भी कंपनी के ऑल टाइम हाई पे कंपनी का प्रॉफिट नहीं ले गया है। ऑल टाइम हाई पे जब कंपनी का प्रॉफिट जाएगा तब इस चीज़ को हम अच्छा मानेंगे 35% की ग्रोथ को। और इसी वजह से स्टॉक प्राइस CAGR कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएगा। अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तरफ से कमेंट्री तो है कि FY26 में कंपनी 200-400 करोड़ रेवेन्यू ऐड करेगी अपने कंसोलिडेटेड नंबर्स में, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में जो कैपेक्स कर रखा था उसकी आप बोल सकते हैं ऑपरेशन हमें अगले साल से शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि जो कमेंट्री कंपनी ने किया था उस कमेंट्री के बेसिस पे कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो जो परफॉर्मेंस आपको पहले दिखी है वही परफॉर्मेंस एज इट इज़ रिपीट होती हुई दिख सकती है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अगर आप इन्वेस्टर हो तो इस कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री पर ज़्यादा ध्यान दो, और उस कमेंट्री के हिसाब से कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं या नहीं उस पर भी ध्यान दो, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लैरिटी दिखा सके। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अभी रिसेंटली कंपनी ने अपनी Q3 के अर्निंग्स के साथ 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। नाम है दोस्तों RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। शेयर होल्डर नहीं है तो आप कंपनी को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि छोटी कंपनी है, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाइंग सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को लेकर जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।